नमस्कार, एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के ऊपर। अर्थात अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए भारत में 1975 की सरकार ने एक आपातकाल की घोषणा की थी। उस आपातकाल की घोषणा के कारण क्या क्या समस्याएं उस समय भारतीय राजनीति में हुई, भारत में हुई, उन पर आज हम पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 ये कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा आभास होता है और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भारत की या उसके किसी भी एक भाग की सुरक्षा को युद्ध या किसी बाह्य आक्रमण की वजह से या आंतरिक रूप से आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण कोई सुरक्षा को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और ऐसा पहली बार भारतीय संविधान में, भारतीय राजनीति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए सन 1975 में 25 जून सन 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये जो आपातकाल सन 1975 में लगाया गया, इसकी जो पृष्ठभूमि थी, ये किन कारणों से लगाया गया था? इसकी सबसे पहली जो पृष्ठभूमि थी, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट पर अभी हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आपातकाल की दूसरी पृष्ठभूमि थी, वो थी गुजरात और बिहार के आंदोलन। इन आंदोलनों ने भी आपातकाल लगाने के लिए बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया था। साथ ही साथ एक तीसरा एक कारण था जो सरकार और न्यायपालिका के संघर्ष से संबंधित था। इन तीनों कारणों ने मिलकर 1975 में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी, ऐसी परिस्थितियां बना दी थी, जिसकी वजह से सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक संकट पर बात करते हैं कि आर्थिक संकट ने किस तरह से आपातकाल के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करी। देखें, सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था। जिस भारत और पाकिस्तान के युद्ध की वजह से, ये सन 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय पूर्वी जो पाकिस्तान था और पश्चिमी जो पाकिस्तान था, इन दोनों के बीच में जो खींचातानी चल रही थी, खींचतान चल रही थी, उससे ये संबंधित था। और 1971 में भारत ने बांग्लादेश का साथ देते हुए, बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ 1971 के युद्ध के बाद, जो कि पाकिस्तान से अलग होकर बना था, इसमें भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था। और 1971 के इस भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश से बहुत सारे जो शरणार्थी थे वो बॉर्डर क्रॉस कर कर भारत में आए, जिसकी वजह से भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उस पर एक बहुत भारी बोझ पड़ा। भारी बोझ पड़ने के कारण यहाँ लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा को पार करके भारत आए थे, जिनके खाने पीने और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को करने में भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत भारी बोझ पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं भारत में खड़ी हुई थी। और साथ ही साथ उस समय भारत ने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध किया, उसमें अमेरिका जो है भारत के साथ ना होकर पाकिस्तान के साथ था उस समय, और अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे उस समय प्रतिबंध लगाए। साथ ही साथ भारत को जिस तरह से सहायता दे रहा था पहले अमेरिका, वो सहायता देना बंद कर दी थी। इसके अलावा देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी समय, जब 1971 की हम बात कर रहे हैं, तो उसी समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की जो कच्चे तेल की कीमतें थीं वो कई गुना बढ़ गई थीं। कच्चा तेल काफ़ी महंगा हो गया था, जिसकी वजह से अन्य जो खाने पीने की चीज़ें थीं उन पर महंगाई का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखें, अर्थशास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि तेल की कीमतें ऊपर या नीचे जाती हैं तो उससे महंगाई ऊपर या नीचे होती है, प्रभावित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमतें इस अवधि में बहुत बढ़ गई थीं, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी दामों में उनके वृद्धि हुई थी। और
ये वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सन 1973 में खाने पीने की जो चीज़ें थीं वो लगभग 23% तक, 23% तक ऊपर चली गई, और सन 1974 आते आते ये खाने पीने की चीज़ों में लगभग 30% का इजाफा हुआ था। और इस मूल्य वृद्धि के कारण लोगों में भारी रोष था। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि सन 1971 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। उस गरीबी हटाओ के नारे के कारण जो गरीब लोग थे, गरीब तबका जो था, उसने बहुत सुनहरे सपने उस समय देखे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यदि कांग्रेस 1971 के लोकसभा चुनावों में जीत जाती है, हम कांग्रेस को 1971 में जिता देते हैं, तो 1971 के चुनावों के बाद हमारी स्थिति बदल जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस कारण से इस गरीबी हटाओ का नारा बहुत सक्सेसफुल रहा था 1971 के चुनाव में, और कांग्रेस को भारी मात्रा में बहुमत प्राप्त हुआ था। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। 1971 के चुनावों के बाद जो लोग थे, गरीब जो लोग थे, उनकी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आ रहा था। उन पर आर्थिक बोझ जो है वो पड़ता चला जा रहा था, और उस आर्थिक बोझ में भारत पाकिस्तान युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना, साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा महंगाई सामने आना, ये ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से गरीब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने क्या किया, जब इतनी ज़्यादा मूल्य वृद्धि हो रही थी, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था, अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही थी, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने खर्चों को कम करने के लिए अपने कर्मचारी, जो उनके सरकारी कर्मचारी थे, उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन को स्टॉप किया, रोक लिया। और इस वेतन के स्टॉप होने के कारण उस समय जो सरकारी कर्मचारी थे, उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से का माहौल था। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी की भी वेतन को ना मिलना, किसी भी व्यक्ति को उसका वेतन ना प्राप्त होना एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकारी जो लोग थे, सरकारी जो कर्मचारी थे, उनका वेतन जो सरकार ने रोक दिया था, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारी भी अपनी ही सरकार के बहुत खिलाफ थे। इसके बाद देखें 1972-73 में मानसून बहुत पूरी तरह से असफल रहा था, बहुत ज़्यादा मानसून सक्सेस नहीं रहा था, जिसकी वजह से कृषि की पैदावार में बहुत भारी गिरावट आई थी। अब कृषि की पैदावार में गिरावट आई, खाद्यान्न का जो उत्पादन था वो लगभग 8% तक कम हो गया, जिसके कारण देश की जो बदहाल स्थिति थी, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा देश बदहाल होता चला गया, और पूरे देश में असंतोष का जो माहौल था वो धीरे धीरे कर गरमाने लगा। और साथ ही साथ ऐसे स्टेट और ऐसे राजनीतिक दल जो कि गैर कांग्रेसी थे, उन्होंने जनता को लेकर, जनता में कांग्रेस के इन नीतियों को लेकर आवाज़ उठाना शुरू की और जनता को सरकार के विरोध में खड़ा करना शुरू किया। साथ ही साथ इस समय इस पूरे सिनेरियो में जो मार्क्सवादी राजनीति करने वाले लोग थे, मार्क्सवादी जो समूह थे, वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। उन समूहों ने क्या किया कि राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए प्रयास भी किए थे, और जो राज्य विरोधी तकनीकें थीं उनका पूरा इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से सरकार को इस दौरान, इस पूरी टाइम पीरियड के अंदर ऐसा लगने लगा था कि ये लोग सरकार के विरोध में हैं, सीधे सीधे सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद देखें गुजरात और बिहार के आंदोलन, आपातकाल की पृष्ठभूमि जो तैयार की गई वो गुजरात और बिहार के आंदोलनों ने भी तैयार की थी। हम चर्चा कर लेते हैं कि गुजरात और बिहार के आंदोलनों ने किस प्रकार से आपातकाल के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। देखें, गुजरात और बिहार जो ऐसे दो स्टेट थे उस समय जहां पर गैर कांग्रेसी इन दोनों ही स्टेटों में गैर कांग्रेसी सरकार नहीं थी, यहां कांग्रेस की सरकार चल रही थी, और यहां पर जो सरकार असफल हो रही थी, अब महंगाई को कम करने में असफल हो रही थी, खाने पीने के दामों को, खाने पीने की जो चीज़ें थी उनके दामों को कम करने में असफल हो रही थी। तो इन दोनों ही स्टेटों में, गुजरात और बिहार, इन दोनों ही स्टेटों में यहाँ जो स्टूडेंट जो रहने वाले थे, उन्होंने जनवरी 1974 में बहुत ही गुजरात के अंदर जो
छात्र थे उन्होंने एक आंदोलन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया कि 1974 में जो जनवरी का महीना आया, उस समय गुजरात के जो छात्र थे उन्होंने खाने पीने की चीज़ों, खाने पीने के तेल और खाने पीने की जो अन्य आवश्यक चीज़ें थीं उनमें, उनके दामों में जो बढ़ोतरी हो रही थी, उन दामों की बढ़ोतरी पर और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया था। और ये आंदोलन इतना ज़्यादा तेज स्तर पर चला जिसकी वजह से गुजरात के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और सरकार ने राष्ट्रपति शासन को लागू किया, जिसकी वजह से जो विपक्षी दल थे, गुजरात के जो विपक्षी दल थे, उन्होंने ये डिमांड की कि भाई गुजरात की राज्य की जो विधानसभा है उस विधानसभा के लिए दोबारा से चुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के समय, जो कांग्रेस के विभाजन से पहले मोरारजी देसाई जो थे कांग्रेस के बहुत विरोधी रहे, उन्होंने इस दौरान विपक्षी दल के तौर पर, विपक्षी व्यक्ति के तौर पर इन्होंने कांग्रेस की सरकार का, इंदिरा गांधी का बहुत ही विरोध किया। और फाइनली हुआ ये कि 1975 के जून महीने में गुजरात की विधानसभा के लिए चुनाव कराए गए, जिसके नतीजे एकदम साफ थे, महंगाई के खिलाफ थे, जिसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और गुजरात के इन आंदोलनों के बाद कांग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ा था, इसके कारण इंदिरा गांधी के दिमाग में एक रोष था। इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं सीधे सीधे शायद हमारी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। इसके बाद इसी दौरान गुजरात में जब ये छात्र आंदोलन चल रहे थे, उसी दौरान बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। और 1974 का जो मार्च का महीना आया, इस मार्च के महीने में यहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने बढ़ती हुई कीमतों, खाने पीने के सामान का अभाव था, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने भी एक आंदोलन छेड़ दिया। और ये आंदोलन धीरे धीरे छोटे स्तर पर चल रहा था, लेकिन छात्र जो नेता थे इन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी से एक आग्रह किया। हालांकि जयप्रकाश नारायण उस समय तक अपनी सक्रिय राजनीति से बहुत ज़्यादा करीब नहीं थे, सक्रिय राजनीति से वो लगभग संन्यास ले चुके थे, उसे छोड़ चुके थे। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ था, बेरोजगारी के खिलाफ था, बढ़ती महंगाई के खिलाफ था, खाने पीने की कीमतें, खाने पीने की वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ रही थीं उनके खिलाफ था, इसलिए जयप्रकाश नारायण ने इन छात्रों का निमंत्रण स्वीकार किया, बुलावा एकदम स्वीकार किया। और जो बिहार का ये छात्र आंदोलन चल रहा था मार्च 1974 में, इसको लीड करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए, एक बहुत बड़े लीडर इस आंदोलन से जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण का इस आंदोलन से जुड़ना एक तरह से ऐसा था जैसे किसी भी छोटी मोटी चीज़ को एक हाथी के द्वारा खिंचवाना। तो जयप्रकाश नारायण ने जैसे ही बिहार के छात्रों के आंदोलन की अगुवाई की, लीडरशिप इनके हाथ में आई उस आंदोलन की, तो इन्होंने यह आंदोलन बहुत लार्ज स्केल पर चलाना शुरू किया। और साथ ही साथ छात्र आंदोलनों में एक जो अपील की गई थी उस समय, जेपी ने एक अपील की कि भाई सरकार के खिलाफ, सरकार के इस आंदोलन में लोग शामिल हों। और जयप्रकाश नारायण ने बिहार की जो कांग्रेस सरकार थी उस कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से ख़त्म करने, बर्खास्त करने की मांग की। क्योंकि वो कहीं भी आर्थिक स्तर पर महंगाइयों को कम नहीं कर पा रही थी, महंगाई को कम नहीं कर पा रही थी, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को बर्खास्त करने की मांग की और उन्होंने यह कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों ही क्षेत्रों में कुछ सुधार की आवश्यकता है। सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी और साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर भी कुछ सुधार की गुंजाइश है। उस सुधार को करना चाहिए। और इस सुधार को, इन तीनों ही क्षेत्रों में जो सुधार करने की बात जयप्रकाश नारायण ने की, उसे उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और संपूर्ण क्रांति का जो सिद्धांत था जयप्रकाश नारायण का, इसी दौरान दिया गया। और उनका ये मानना था यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति होती है तो उससे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकेगी। और
इस पूरे आंदोलन को लेकर बिहार की जो सरकार थी उसके खिलाफ लगातार घिराव हुआ, बंद हुए, हड़तालें हुई और साथ ही साथ ये सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। और हुआ ये कि जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये बिहार का आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन धीरे धीरे कर कर दिल्ली आया और दिल्ली में बड़े स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर रैलियां की गईं। और 1975 में जब ये 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस दिन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस की लीडर इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये किसी ना किसी तरीके से आंतरिक रूप से गड़बड़ी हो सकती है। और उस गड़बड़ी के चलते, उस गड़बड़ी की आशंका के चलते इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। देखें, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सन 1975 में की गई थी, इसके लिए इसी दौरान एक बहुत मुख्य कारण, आपातकाल की पृष्ठभूमि पर एक बहुत मुख्य कारण जो काम कर रहा था, वो था 1974 की रेलवे की हड़ताल का होना। देखें, रेलवे के कर्मचारी 1974 में, देखिए रेलवे एक ऐसा महकमा है जो कि बहुत ही बड़ा महकमा है, इसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित एक समिति थी, राष्ट्रीय समन्वय समिति। उस राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे के जो कर्मचारी थे उनके हक के लिए, उनके बोनस और सेवा से जुड़ी हुई जो शर्तें थीं उनको लेकर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। और ये जो बोनस और सेवा से जुड़ी हुई शर्तें थीं, इन शर्तों को लेकर सरकार के पास ये राष्ट्रीय समन्वय समिति गई और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल की, जबकि सरकार ने इन मांगों को मानने से ही मना कर दिया था। इन चीज़ों को मानने से मना कर दिया और सरकार ने क्या किया, फाइनली मई 1974 में रेलवे के जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर गए, लेकिन सरकार ने इस हड़ताल को ही गैरकानूनी घोषित कर दिया। उन्होंने यह कहा कि ये जो हड़ताल की जा रही है रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा, यह गैरकानूनी है और जो कर्मचारी थे उनकी मांगों को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया था। देखिए, आपातकाल की जो पृष्ठभूमि तैयार करने में तीसरा बहुत अहम कारण था, वो था सरकार और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष। इस दौरान, इस टाइम पीरियड के अंदर सरकार के सामने 3 प्रश्न और न्यायपालिका के सामने 3 प्रश्न जो थे वो बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आए। पहला प्रश्न ये था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? इस सवाल का जवाब, सरकार के इस सवाल का जवाब न्यायपालिका के पास था। और दूसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है, उसे कम कर सकती है क्या? इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न था वो ये था कि क्या संसद नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है? इन तीनों ही प्रश्नों का जवाब न्यायपालिका को, भारतीय न्यायपालिका को देना था। और देखें, ये जो 3 प्रश्न उठकर सामने आए, इन तीनों प्रश्नों का जवाब न्यायपालिका ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एक केस हुआ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के अंदर सन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा होता है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का एक बेसिक ढांचा होता है, बुनियादी ढांचा होता है, और संसद का कोई ऐसा संशोधन जो कि बुनियादी ढांचे में छेड़छाड़ है, बुनियादी ढांचे के खिलाफ जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, ऐसा कोई संशोधन, तो वो संशोधन मान्य नहीं होगा, वो संशोधन गैर संवैधानिक होगा। इसके बाद केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो 1973 का जजमेंट आया, इस केस के तुरंत बाद 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद
खाली हुआ था सन 1973 में। और देखें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश का पद भरा जाता है वो भरा कैसे जाता है, एक जर्नल परसेप्शन चला आ रहा है, एक जर्नल रूल चला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मौजूदा जज होते हैं उन सभी मौजूदा जजों में, मौजूदा न्यायाधीशों में जो सबसे वरिष्ठतम, सबसे सीनियर जज होगा, उस सीनियर जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ऐसी परंपरा भारतीय न्यायपालिका के अंदर चली आ रही थी, लेकिन सरकार ने इन सभी परंपराओं का विरोध करते हुए, इन सभी परंपराओं के खिलाफ जाते हुए न्यायमूर्ति ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया। अब देखें मैंने यहाँ आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि परंपरा ये चली आ रही थी कि मुख्य न्यायाधीश का पद उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो कि सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज होगा। लेकिन ए.एन. रे जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, ए.एन. रे चौथे नंबर के सीनियर जज थे। सरकार ने इनसे पहले 3 और न्यायाधीश थे जिनकी अनदेखी करते हुए, 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति जो ए.एन. रे थे उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया। और ए.एन. रे का मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होना राजनीतिक रूप से विवाद का विषय बन गया था। विपक्षी जितनी भी पार्टियां थीं उन्होंने सरकार के इस स्टेप का, सरकार के इस कदम का पूर्ण रूप से विरोध किया। क्यों? क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की अनदेखी करके ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था, न्यायाधीश बनाया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया था, वो सरकार के इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ था। सरकार के इस तरीके के बिल्कुल खिलाफ थे कि सरकार को जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा का तोड़ना नहीं चाहिए था, उस परंपरा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। और इसके बाद देखें जो न्यायपालिका से संघर्ष की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ एक न्यायपालिका से संघर्ष एक दूसरे रूप में भी निकलकर सामने आता है। जब 1971 में 1971 में लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हुए थे वो थे राजनारायण। और राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर करा इलेक्शन के बाद। इन्होंने ये आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर कि इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, 1971 में इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, साथ ही साथ इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है। और इस पूरे केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल थे। उन्होंने 12 जून 1975 को एक जजमेंट पास किया जिसमें इंदिरा गांधी का निर्वाचन जो था उसे अवैधानिक, गैर कानूनी करार दिया। इन्होंने यह कहा, न्यायाधीश ने यह बात कही कि राजनारायण के द्वारा जो आरोप इंदिरा गांधी के ऊपर लगाए गए हैं वो सही पाए जाते हैं और इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में जो चुनाव जीता है वो गलत तरीके से जीता है और इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इन्होंने गैर कानूनी घोषित किया। लेकिन देखें जैसी कि परंपरा भारतीय न्यायपालिका के अंदर चली आ रही है, यदि उच्च न्यायालय कोई आदेश देता है तो सर्वोच्च न्यायालय में उस आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। और हुआ भी ऐसा ही, जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को गैरकानूनी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी घोषित कर दिया तो इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपील की सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को हाईकोर्ट के इस फैसले पर एक आंशिक स्थगन आदेश सुनाया, एक टेम्परेरी आदेश सुना दिया कि भाई जब तक इस केस के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी का केस आया है इसके चुनावों को लेकर, इनके चुनावों को लेकर, इस पर जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद रह सकती हैं संसद में, लेकिन कार्यवाही जो होगी उसमें इनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ये संसद की कार्यवाहियों में भाग नहीं ले पाएंगी। तो ऐसा आंशिक स्थगन आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को सुनाया था। इसके बाद जब ये स्थगन आदेश सुना दिया गया सर्वोच्च न्यायालय ने, तो जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में
जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के छात्र आंदोलनों को लीड कर रहे थे, उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर, उस समय जो भी कांग्रेस के विपक्षी दल थे उन सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर 25 जून 1975 दिन में, यहाँ दिन की बात हो रही है, दिन में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन करा, दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन करा। और इस प्रदर्शन से, इस विशाल प्रदर्शन के द्वारा जो संकेत देना था, वो जयप्रकाश नारायण ये संकेत देना चाहते थे कि इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफा दें। इन्होंने नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की, इन्होंने इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इनका मानना ये था कि देखें भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो गैर कानूनी घोषित कर दिया है, तो ऐसे में नैतिक आधार पर इंदिरा गांधी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव लड़ें। ऐसा जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक विशाल प्रदर्शन जो किया गया था, उसके अंदर ये दबाव डालने का प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा कि सारा माहौल, देश का ये जो सारा माहौल था, न्यायपालिका भी इंदिरा गांधी और उसकी सरकार के खिलाफ हो रही थी, और जो आंदोलन चल रहे थे वो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहे थे। तो इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं इस प्रकार की फीलिंग आने लगी, इस प्रकार की भावना उनके अंदर घर कर गई कि ये उनका व्यक्तिगत तौर पर विरोध किया जा रहा है, सरकार का विरोध ये नहीं है। ऐसे में जयप्रकाश नारायण ने इस विरोध के दौरान सेना और पुलिस और सरकारी जो कर्मचारी थे, जो परेशान थे इंदिरा गांधी की सरकार से, उनसे ये आह्वान किया कि वे सरकार के किसी भी अनैतिक या जो गैर कानूनी आदेश हैं उन आदेशों का पालन ना करें, क्योंकि उन्हें यह अंदाज़ा था कि इंदिरा गांधी हमारे इस प्रदर्शन को, हमारे इस विशाल प्रदर्शन को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास जरूर करेंगी और कहीं ना कहीं हमें पीछे हटने के लिए कहेंगी। और जब इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा कि ये सारा माहौल, पूरे देश का माहौल सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के चलते अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। यदि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।